नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके कॉन्सेप्ट लवर्स में। यह हमारी प्राचीन भारत सीरीज का अगला वीडियो है जिसमें आज हम बात करेंगे भारत पर होने वाले सबसे पहले विदेशी आक्रमण के बारे में। दोस्तों, भारत पर सबसे पहले विदेशी आक्रमण ईरानियों और सिकंदर के द्वारा किया गया था। इसके विषय में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। उनके आक्रमण के जो प्रभाव हुए हैं उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। परंतु उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, अतः वीडियो को अंत तक देखिए। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको वीडियो की पीडीएफ और मेरे द्वारा बनाए गए प्रश्न पत्र हल करने को मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में जो सबसे पहला विदेशी आक्रमण हुआ है वह ईरानियों के द्वारा हुआ। परंतु उस पर बात करने से पहले आइए जानते हैं भारत की उस समय की स्थिति के बारे में। आप यहाँ पर 500 ईसा पूर्व का भारत का नक्शा देख सकते हैं, जिसमें आप यहाँ पर मगध साम्राज्य देख सकते हैं, जो कि धीरे धीरे शक्तिशाली हुआ और लगभग पूरे पूर्वी भारत में फैल गया। आप जानते हैं कि भारत के जो पूर्व में हिमालय पर्वत श्रेणी है वह बहुत अधिक ऊंची है, अतः इधर चाइना की तरफ से भारत में आक्रमण नहीं हो सकता था। परंतु पश्चिम में ऐसा नहीं था। यहाँ पर खैबर पख्तून और हिंदू कुश की पहाड़ियों से भारत में घुसना जो है आसान था। और यहाँ पर जो काम्बोज और गांधार आप देख रहे हैं, ये राज्य आपस में ही लड़ते रहते थे, इनमें एकता का अभाव था। यही कारण है कि जो हमारे मध्य एशिया ईरान के जो शासक थे उन्हें इस एरिया में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, क्योंकि यह एक उपजाऊ एरिया था। यहाँ पर आप जो ईरानी शासक हैं उसका स्टैचू देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि पूर्वोत्तर भारत में छोटे छोटे राज्य तो मगध साम्राज्य में मिल गए थे, परंतु पश्चिम में जो हमारे राज्य थे वह भारत में ही आपस में लड़ते रहते थे। इसके बाद हम बात करते हैं हकमनी साम्राज्य के बारे में। जो मैंने अभी आपको स्टैचू दिखाया था वह दारा शिकोह का था, और उसी का सर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस समय हमारे मगध के राजा जो है वह अपने साम्राज्य को बढ़ा रहे थे, ठीक उसी समय ईरान में भी जो हकमनी जो साम्राज्य था वह बढ़ रहा था। हकमनी साम्राज्य का जो विस्तार था आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूनान से लेकर भारत में हिंदू कुश की पहाड़ियों तक था। ये यहाँ पर आप परिचय देख सकते हैं, जो कि ईरान का ही पुराना, एक तरीके से पुराना नाम है। जब हम दारा शिकोह डेरियस के साम्राज्य की बात करते हैं तब हम देखते हैं कि उसका जो साम्राज्य था उसने सिंधु नदी के पश्चिम और सिंध के इलाकों को भी जीत लिया था। दोस्तों, जो ईरानी जो लोग थे वह इस एरिया में रहने वाले लोगों को जो है वह हिंदू कहते थे। जो हिंदू शब्द है वह बेसिकली ईरानियों के द्वारा रखा गया है। ये जो हमारा सिंध का एरिया है यहाँ पर जो लोग रहते थे उनको हिंदू कहा जाता था। धीरे धीरे क्या होता है कि ये हिंदू धर्म जो है हमारे धर्म से जुड़ गया, और हम इसको आज भी वर्तमान में एक तरीके से उपयोग करते हैं। यह भाग राज्य का सबसे अधिक उपजाऊ भाग था, और यहाँ से कुल राजस्व का 1/3 भाग जो है वह प्राप्त होता था। मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा भाग है यह भाग अत्यंत उपजाऊ है। आप जानते हैं कि यहाँ पर इधर सऊदी अरेबिया और इस साइड में क्या है, बहुत ज़्यादा रेगिस्तान है। ईरान की जो धरती है वह भी इतनी उपजाऊ नहीं है, परंतु यह जो हमारा भाग है बहुत अधिक उपजाऊ होने के कारण एक तरीके से जो हमारे विदेशी आक्रमणकारी जितने भी हुए हैं उनके लिए हमेशा से ही एक ललचाने वाला रहा है। ये जो दारा शिकोह है यह करीब 516 ईसा पूर्व में भारत में घुस आया था। इसके उत्तराधिकारी जो है वह जर्सिस ने यूनानियों के खिलाफ लंबी लड़ाई में भारतीयों को अपनी फौज में शामिल किया था। ऐसा लगता है कि भारत पर सिकंदर के हमले तक पश्चिमी उत्तर भारत के अधिकतर जो हिस्से हैं वह यूनानी साम्राज्य के जो है अंग बने रहे। दोस्तों, ईरानी शासकों द्वारा भारत पर आक्रमण के विषय में आपने जाना। आइए बात करते हैं इसके परिणाम की। भारत और ईरान के बीच में जो व्यापार था वह बढ़ा, क्योंकि जो ईरानी और भारतीय लोग थे वे एक दूसरे के साथ संपर्क में आए। मैंने आपको बताया कि सिंधु के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग इसी समय ईरानियों ने किया था। सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट होती है वह है कि ईरानी जो लिपिकार हैं खातिब, उन्होंने भारत में लेखन की एक नई पद्धति की शुरुआत की जिसे खरोष्ठी लिपि कहा जाता है। 3री शताब्दी में पश्चिमोत्तर भारत में अशोक के कुछ जो अभिलेख हैं वह इसी लिपि में लिखे गए हैं। आप यहाँ पर अपने सामने यह खरोष्ठी जो लिपि है वह देख सकते हैं। अशोककालीन स्मारक विशेष आकार का घंटा, गुंबद और कुछ हद तक इस तरह की जो इमारतें थी वह ईरानी प्रतिरूपों पर ही आधारित थी। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ईरानियों ने भारत की जो वास्तुकला है उसको बहुत अधिक प्रभावित किया।
भारत की अपार संपत्ति की जानकारी ईरानियों के माध्यम से यूनानियों तक पहुंची, जिससे सिकंदर ने भारत पर आक्रमण की योजना बनाई। चौथी शताब्दी आते आते हम ईरानियों और यूनानियों के बीच में संघर्ष पाते हैं, जहां पर हमारे जो मैसेडोनिया निवासी सिकंदर हैं उनके नेतृत्व में जो ईरानी साम्राज्य है उसका पतन हो गया था। इतिहास के पिता कहे जाने वाले हेरोडोटस ने भारत की अपार संपत्ति के विषय में लिखा है। शायद इसी से उत्सुक होकर सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया होगा। दोस्तों, यह जो शख्स है सिकंदर, यह विश्व के सबसे महानतम शासकों में से एक गिना जाता है। तो चलिए थोड़ा इसके विषय में जानते हैं। सिकंदर 356 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया में पैदा हुआ और 323 ईसा पूर्व में अपने मरने से पूर्व वह आधी दुनिया जीत चुका था। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। दोस्तों, अगर आप कभी पश्चिम दर्शन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अरस्तु जो है वह महानतम दार्शनिकों में से एक है। भारत में आक्रमण के समय वह अपनी सेना को आगे बढ़ाने की अपील करता रहा, परंतु सेना ने सिकंदर का साथ नहीं दिया। महान सिकंदर इसके बाद ही सन 323 ईसा पूर्व में जून माह में बेबीलोन में बीमारी के कारण दिवंगत हो गया। आइए बात करते हैं सिकंदर के भारत पे आक्रमण के बारे में। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से उत्तर पश्चिमी सीमा पर छोटे छोटे कबीले जो राज्य हैं वह एक तरीके से राज करते थे। एक तक्षशिला का राजा अंबी और दूसरा जो है वह पोरस राजा था, जो कि उस समय थोड़े महत्वपूर्ण थे, जिनका इलाका जो है वह झेलम और चिनाब के मध्य स्थित था। खैबर दर्रा पार करते हुए सिकंदर 526 ईसा पूर्व में भारत आया। तक्षशिला के राजा अंबी ने आक्रमणियों के सामने तुरंत घुटने टेक दिए, परंतु जो है पोरस है वह एक तरह से बहादुरी से लड़ा, परंतु वह सिकंदर की जो सेना है उसके सामने हार गया। परंतु सिकंदर ने पोरस की बहादुरी से प्रसन्न होकर पोरस को जो उसका राज्य है वह लौटा दिया। यह एक बहुत अच्छी इमेज है जिसमें आप सिकंदर को घोड़े पर सवार देख सकते हैं और आप उसके सामने पोरस को खड़ा हुआ पाते हैं। यहाँ पर आप पीछे हाथी देख सकते हैं, जो एक तरीके से भारतीय जो सभ्यता रही है उसकी एक तरह से पहचान है। पीछे आप सिकंदर के सैनिक देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सिकंदर द्वारा अभियान पर एक तरीके से रोक लगा दी गई। सिकंदर पूरब की ओर भारत में बढ़ना चाहता था, परंतु उसकी सेना ने इनकार कर दिया। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ईरानी जो साम्राज्य था वह बहुत ही विशाल था और उस साम्राज्य को जीतने के लिए सिकंदर को करीब बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी होंगी और उसकी जो सेना थी वह करीब 10 साल से जो है वह लगातार युद्ध कर रही थी। और भारत का जो गर्म मौसम है इसमें सिकंदर की सेना को निश्चित रूप से ही बीमारियों ने घेर लिया गया होगा। इतिहासकार एरियन ने भी लिखा है कि युद्ध कला में भारतीयवासी और अन्य जो लोग थे उनसे भारतवासी जो है वह ज़्यादा श्रेष्ठ थे। आपने अभी देखा, पोरस के विषय में जाना आपने। इसी तरीके से हम देखते हैं कि भारत के पूरब में जो नंद वंश का शासन उस समय था, जो कि सिकंदर की सेना से कहीं बड़ी सेना रखते थे। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से मगध की सेना के पास करीब 20,000 घोड़े और करीब 6,000 हाथी थे, करीब 4,000 उनके पास रथ भी थे। तो इतनी बड़ी सेना के बारे में जब सिकंदर की सेना को पता लगा होगा तब निश्चित ही उन्होंने घर वापसी की सोची होगी। सिकंदर के आक्रमण के हमें निश्चित ही कई परिणाम देखने को मिलते हैं। हम जानते हैं कि सिकंदर जो है वह लगभग यूरोप से पूरा मध्य एशिया पार करके भारत आया था। सिकंदर की जो भूगोल है उसमें बहुत अधिक दिलचस्पी थी, तो वह जिस इलाके में जाता था वहाँ के क्षेत्रों का एक तरीके से सर्वे कराता था और वही जो सर्वे से हमें डेटा मिलता है वह सिकंदर के जो इतिहासकार हैं अपने भौगोलिक विवरणों में छोड़ गए हैं। इसके अलावा जो इतिहासकार उसके साथ भारत में आए थे उन्होंने हमें भारत के विषय में बताया कि उस समय किस तरीके से भारतीय समाज में सती प्रथा, गरीब माँ बाप द्वारा लड़कियों को बेचने और करीब 20,000 बैल के इस्तेमाल के लिए मकदूनिया भेजने के विषय में जो इतिहासकार है वह हमें बताते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उस तरह के समाज में बहुत अधिक गरीबी रही होगी और भारत के जो बैल थे वह बहुत अच्छी नस्ल के उस समय माने जाते थे और लकड़ी की जो नक्काशी थी वह भारत में उन्नत थी। यहाँ पर रथ, नाव, जहाज आदि भारत में बनाए जाते थे। जो भी हमारे द्वारा इस वीडियो में देखा गया, आइए उसे कालक्रम में एक बार फिर से देख लेते हैं। हम जानते हैं करीब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत के जो पूर्वी राज्य और गणराज्य थे वह धीरे धीरे मगध साम्राज्य में मिल रहे थे। 516 ईसा पूर्व में हम लोग ईरान के जो शासक थे डेरियस, उसके द्वारा पंजाब और सिंध को अपने कब्जे में लिया गया पाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यह पहला विदेशी आक्रमणकारी था जो भारत में आया था। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हम यूनानियों और ईरानियों के मध्य युद्ध को पाते हैं। 326 ईसा पूर्व में हम देखते हैं कि भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ।
326 से 325 ईसा पूर्व में जो सिकंदर था वह करीब 19 महीने भारत में रहा और करीब 2 साल बाद उसके जो है वह बेबीलोन में मृत्यु हो गई। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य हम जो ईरानी लिपिकार हैं उनके द्वारा खरोष्ठी लिपि को भारत में लाया गया और उपयोग में एक तरीके से प्रयुक्त किया गया पाते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। आप सभी का वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।